वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। सिख कम्युनिटी को इस वक्त शादी के हवाले से, शादी की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना है। बिकॉज इस हवाले से जो लॉ था वो पंजाब असम्बली से बैक इन 2016 मंजूर तो हो चुका था, लेकिन इस लॉ पर आज तक, इस बिल पर इनफैक्ट आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो सिख बरादरी है उनको बहुत सी परेशानी और मुश्किलात का सामना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होना शादी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये किसी भी मज़हब में बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है, जिसके ना होने की वजह से बहुत से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी जनरेट होते हैं। सो अभी हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्चुअल रीज़न्स जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए रोल किसका बनता है। इस वक्त हमें सिख बरादरी से हमें ज्वाइन करें डॉक्टर कल्याण सिंह, और इन्हीं के साथ साथ अनीका किरण हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रही हैं, जो कि ख़ुद तो इनका ताल्लुक़ मसीही बरादरी से है, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सो अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर कल्याण सिंह, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मैं ज़रा इस बिल की तफसीलात आपसे जानना चाह रही हूँ। जो सिख बरादरी के लिए जो मैरिज एक्ट मंजूर हुआ 2016 में गालिबन हुआ था, इसकी शिकें क्या क्या थीं और ताहाल अभी 2023 है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? थैंक यू। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे वक़्त के हुक्मरानों और रियासत पाकिस्तान के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी अक़लियतें हैं वो फैमिली लॉज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी और उस वक्त दो बहुत इम्पोर्टेंट बिल पास हुए थे। एक फ़ेडरल में हिंदू मैरिज बिल और जो सूबाई असम्बली थी पंजाब की, उसमें अनंत कारज एक्ट जो सिख मैरिज एक्ट है वो, ये दोनों पास हुए थे। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस फैमिली लॉज़ हैं वो भी 1872 के और 1869 के हैं। ये बहुत पुराने हैं और आज के दौर में वो प्रॉपर उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह एक अच्छे मुआशरे में जो है वो करने चाहिए। तो ये बिल जो थे, तीनों बिल जो है, ये इस वक्त जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी टोकरी में पड़े हैं जिसको ना ही हुकूमतें और ना ही रियासत पाकिस्तान कुछ अमली तौर पे दिखाना चाहती हैं। हम भी चाहते हैं, और ये नहीं है कि इसमें अगर हम कहें कि ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान का उनका कसूर है, नहीं, हमारी लीडरशिप का कसूर है। हमारी लीडरशिप ने जो है वो जानबूझकर इसे सर्द खाने में रखा हुआ है। और ये एक बहुत अच्छे बिल हैं फैमिली लॉज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो देखें कि सबसे ज़्यादा जो जिसने सफ़र करना होता है वो फ़ीमेल होती है। ठीक है, एज़ ए बेटी भी उसने अपने सारे रिश्ते निभाने होते हैं, एज़ ए वाइफ भी उसने रिश्ते ने, और एज़ ए माँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये तीनों जो रिश्ते हैं वो एक फ़ीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान में वैसे ही अगर देखा जाए तो फ़ीमेल्स के जितने भी बिल हैं वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे माशरे की वजह से या हमारी जाहलियत की वजह से। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप इसमें ज़्यादा कसूरवार है, सो आपको क्या लगता है कि उनको भी तो बखूबी इल्म है, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग, कम्युनिटी के मसाइल से भी डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आगाह हैं, उनको भी पता है कि ये जब बच्चियाँ, स्पेशली जब आपकी शादी रजिस्टर्ड ना हो तो मर्द का तो एज सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट येस एक खातून को इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो फिर भी वो इंटरेस्ट ना ले, सो व्हाट डू यू थिंक इसके पीछे क्या रीजंस हैं? 216 के बाद जो मसाइल हुए हैं वो ये है कि हुकूमतें बदल गई हैं। ठीक है, और जो जितने बिल मुस्लिम लीग नून ने पास किए थे उनको पीटीआई वालों ने जो है वो सर्द खाने में रख दिया है कि ये इस पे काम नहीं होगा, या इसमें गलतियां हैं, या इसमें ये मसाइल हैं। तो ये मसाइल आप जब किसी भी अगर बिल को देखें तो अगर किसी बिल में मसाइल हों
तो उसे एक अमेंडमेंट के ज़रिए आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप उसे सर्द खाने में नहीं रख सकते। तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये जितने भी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं पाकिस्तान की तरक्की में। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ है कि बाकी जो भी अक़लियतें हैं, क्रिश्चियंस हो गए या दूसरे, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है? जी, तीनों के प्रॉब्लम है। हिंदू मैरिज बिल जो है ये भी पास हुआ है, ये फेडरल से पास हुआ है। ठीक है। अभी 3 सूबों ने उसे इम्प्लीमेंट किया है, सूबा सिंध ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था फेडरल के बिल को, तो वो भी मसाइल का शिकार है। इस वक्त जो हमारी बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, इसमें शऊर जो है वो बच्चों में आने वाली जो यूथ है उसमें शऊर पैदा कर रही है कि इस बिल की तरफ आप सोचें, वो करें, इसके लिए कुछ करें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है अभी स्टेबल नहीं हुआ है। बार बार हुकूमतों की तब्दीली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके ख्याल में ये जो मामला है जो का तो है बिल्कुल ठीक हो गया। अनिका किरण, आपसे बात करना चाहूँगी। एक तो आप यंगस्टर्स की नुमाइंदगी कर रही हैं, फिर आप ख़वातीन की भी नुमाइंदगी करने के लिए आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, और इस सबके साथ साथ आपकी बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है जहाँ पर अक़लियत की बात आती है, उनको उनके राइट्स दिलवाने की बात आती है। आपको क्या लगता है, बीइंग अ फीमेल, जब इस तरह के बिल मंजूर तो हो गए बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली शादी रजिस्टर नहीं हो सकती, शादी के रजिस्टर ना होने की वजह से एक खातून को, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी अक़लियत से हो, क्या मसाइल का सामना है? थैंक यू वेरी मच कि आपने इस बहुत अहम मौजू को जो है अपने जो है इसका गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है। सिख मैरिज एक्ट लॉ हो या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लॉ हो, इस बारे से मैं यही कहना चाहूँगी कि मामला जो भी हों जिस पे हमें काम करना चाहिए मिलजुल कर, चाहे वो अमन के क़याम हो, बैनुल मज़हब आहंगी हो या सकाफ़ती हम आहंगी हो, हमें इन पे मिल के काम करना चाहिए। मैं इंसानियत और इंसान दोस्ती के जो असूल हैं उन पे यकीन रखती हूँ, चाहे फिर उसमें वो सिख हों, मसीही हों, मुसलमान हों, तो उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना जो है, उनको रियासत को उनको ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिख मैरिज एक्ट लॉ की बात ले लें तो सबसे बड़ी अच्छी जो खबर वो ये है कि पाकिस्तान में जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन जो तो एक मसला है, लेकिन इसको एटलीस्ट राइज ज़रूर कर दिया गया है, जो एक अच्छी खबर, हाईलाइट कर दिया गया, हाईलाइट ज़रूर कर दिया गया है। इवन कि हमारे जगह हम पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे अभी तक ये एक्ट जो है वो उसको राइज भी नहीं किया गया, और ये हमारी अक़लियती बरादरी के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है कि हमें जो है आइनी तौर पर जो ऑन किया जा रहा है। मसाइल का सामना बीइंग अ फीमेल ये है कि हम जब एक शादी जो है वो हमारी नहीं रजिस्टर्ड होगी तो हम उसको कैसे कहीं पे भी हाईलाइट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि जी ये जोड़ा जो है वो हम एज अ कपल जो है हम उसको कहीं भी हाईलाइट नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए हमें काफ़ी जो है इससे ना प्रॉब्लम्स भी जनरेट होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे सरदार जी मैं ये बात साथ साथ पूछना चाहूँगी, जब हम अगर चले मुसलमानों का देख लें, अगर यहाँ पर किसी का अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसके भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो मर्द की वरासत का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, कल को अगर उसका इंतकाल हो गया या और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ख़ातून के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिस तरह से अनीका ने भी बयान किया है, कि आप अपनी शादी को डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, आपके पास इन हैंड कुछ नहीं। अगर आपको कहीं पर किसी ने रोक भी लिया, आप उसको अपना निकाहनामा किस तरह दिखाएंगे जब वो रजिस्टर ही नहीं है तो किसी यूनियन काउंसिल से। अभी तक आपके मामलात कैसे चल रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ अगर कोई शादी हुई कम्युनिटी में सो उसका एविडेंस क्या होता है? ये बहुत दुख की बात है कि इस वक्त कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। ये पहले गुरुद्वारा जो इशू करता था, अब नादरा ने उनको भी मना कर दिया है कि आप जो है इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं वो इशू ना करें, ताकि सुबह आपसे पूछगछ होगी। तो नहीं, गुरुद्वारा क्यों ना करे? अगर किसी की शादी हुई है, लॉ के मुताबिक हुई है, गुरुद्वारे में हुई है, सो क्यों ना करें? तो ये एविडेंस के लिए क्या है आपके पास? ये तो नादरा को चाहिए था ना, कि इनको नादरा की चीफ को चाहिए था कि कुछ इसके अलावा ऑल्टरनेटिव भी हमें देते। अगर आप एक चीज़ को मना कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के इस वक्त सिटीजन है ना, आईडी कार्ड आपके पास है ना, आईडी कार्ड का जब इजरा होता है तो उससे पहले किस चीज़ को नादरा देखता है? क्योंकि मुझे तो लगता है, ये मेरी समझ के मुताबिक, अगर आपकी शादी ही रजिस्टर्ड नहीं और कल को जो आने वाले बच्चे हैं
वो किस तरह से उनके आईडी कार्ड्स बनेंगे, इटसेल्फ ये प्रॉब्लम है। तो ये आपके आईडी कार्ड्स किस बेस पर नादरा बना रहा है? ये जो शुरू में फैमिली के बेस पे बने थे, एक फैमिली नंबर भी नादरा में लगता है, तो वो तो शुरू में लग गया, लेकिन अब वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं कि ये क्यों नहीं जो है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी यहाँ पर। एक तो हिंदुओं की शादी रजिस्टर्ड नहीं हो रही इस वक्त पाकिस्तान में, सिखों की नहीं हो रही, इसके अलावा और कौन से मजहब हैं? बहुत सारे मज़ाहब, क्रिश्चियंस की हो रही है, क्रिश्चियन की हो रही है, लेकिन ये 1869 पे डिवोर्स एक्ट है और 1872 है इनका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। तो ये बहुत पुराना है। ये इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि मसलन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप दिन की रोशनी में जो है वो शादी कर सकते हैं, 3 बजे के बाद शादी नहीं कर सकते। फिर डिवोर्स में भी जो है वो इस तरह से मसाइल हैं कि आपने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाना होता है। तो इस पे कोशिश, यानी कि उसके लिए आपको प्रूफ कुछ नहीं करना, आपने कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया, आप बिल्कुल इल्ज़ाम लगाना होता है और वो ही सच होगा जो मर्द इल्ज़ाम लगाएगा। मर्द इल्ज़ाम लगाएगा, जो औरत मर्द इल्ज़ाम लगाएगा, नहीं औरत नहीं, जो मर्द इल्ज़ाम लगाएगा वही सच होगा। ये तो गलत है, ये तो सरासन गलत है। यानी इसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल अमेंडमेंट की ज़रूरत है और इसका बिल भी हमारे लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर डिवोर्स अगर हो जाती है किसी कपल के दौरान, वो क्रिश्चियन हो या इस तरह, तो उसको आगे कैसे प्रोसीड किया जाता है? अगर मर्द ने इल्ज़ाम लगा दिया ये औरत ही ठीक नहीं है या इसके चाल चलन ही ठीक नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी, तो वो ठीक माना जाएगा और वो तलाक हो जाएगी। देखिए ये उसको प्रोब नहीं किया जाएगा। देखिए कि समाज में इसी तरह हो रहा है। समाज में कभी भी ये नहीं है कि मर्द पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन जब औरत पे कोई भी इल्ज़ाम लगा हो वो फौरी जो है समाज में इस तरह बिखर जाता है। इस वक्त जो फैमिलीज़ जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें 85 जो क्रिश्चियन केसेस हैं वो डिवोर्स के लिए हैं। उसमें ये है कि हम कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ आपस में नहीं रहना चाहते, हमारी डिवोर्स हो जाए। तो वो इस तरह के केसेस अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, मुख्तलिफ सेशन कोर्ट में हैं, इनके लिए फैमिली कोर्ट की तरफ जाने की इजाज़त भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में अभी तक हैं और ये है कि 15-20 साल बीत गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि 20 सालों में उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। इस पे हमने जो शेरी मज़ारी है उनको कायल किया था बाकायदा PTI के गवर्नमेंट में, नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर मिनॉरिटी राइट्स ने ये काम किया कि ये बिल जो था ह्यूमन राइट्स की तरफ से भेजा था। अच्छा, मैं ना ज़रा गुफ्तगू को अब मुझे सम अप करना है। मुझे ये बताएं इसका हल क्या है? 20 सेकंड में आपने हल बताना है कि हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए और कितना सीरियसली इस मामले को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम अपने मुसलमानों के मज़हब में देख लें, अगर मर्द अड़ जाता है और वो तलाक नहीं दे रहा तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद औरत के पास खुला का हक होता है, वो अदालत से रुजू कर सकती है। अगर शादी ही रजिस्टर्ड नहीं है और वो उस इंसान का ताल्लुक भले किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी मज़हब से हो, ये प्रॉब्लम तो अगर एक मुसलमान के लिए है तो ये क्रिश्चियन का भी मसला है, ये एक हिंदू का भी मसला है, ये एक सिख का भी मसला है। सो सोल्यूशन देखें, ये एज ए पाकिस्तानी हम सब का मसला है। एक पाकिस्तानी का मसला हो तो उसे रियासत ने ही हल करना होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है रियासत से है, उन इदारों से है जिनके पास ये पड़े हुए हैं कि आप इसके रूल ऑफ बिज़नेस बनाएं और भेजें ताकि जो हमारे बल्दियाती ये आखिर में यही होगा कि ये बल्दियात के पास जाएगा और फिर ये जो है जो हमारे निचले लेवल पे जाएगा। तो इसे ज़रूरत इस बात की है कि अब जिनके पास पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ हैं जो हमारे उनके पास पड़े हुए हैं, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स है या सेक्रेटरी मिनॉरिटी अफेयर्स है, उनके पास पड़े हुए हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि एज ए पाकिस्तानी शहरी कि हम इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, प्लीज़ इसके रूल ऑफ बिज़नेस बना के इसे भेजें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर कल्याण सिंह हमारे साथ शो में मौजूद थे और आपके साथ मौजूद थी अनीका किरण। अनीका, आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ना चाहेंगे, खेल और खिलाड़ी की बात करेंगे और PSL 8
के मैचेस का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 18वां मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स था और हमने देखा कि किस तरह से लाहौर कलंदर्स ने 17 रन से शिकस्त दी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। लाहौर कलंदर्स मैच तो जीत गया, अभी तक ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। कोयटा जो है अभी तक आउट ऑफ 6 आई गेस एक ही मैच जो है वो अपने नाम कर सका है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स की कल बैटिंग लाइन इट वाज ऑल फ्लॉप। सो व्हाट वाज द रीज़न? एंड पर चौके छक्के लगे तो मैच तो जीत गए, लेकिन ओवरऑल बैटिंग लाइन थोड़ी वीक हमें नजर आई। इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ वन एंड ओनली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमें शो में ज्वाइन करें। इरफान, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो इरफान, आपको क्या लगता है, लाहौर कलंदर्स कल का मैच तो जीत गया, लेकिन अगर हम उनकी बैटिंग लाइन देखें तो वो फ्लॉप थी। स्पेशली शुरू में हमने देखा कि इतनी कोई अच्छी बैटिंग नहीं की गई। व्हाट वाज द रीजन? देखिए, लाहौर के अंदर अभी पॉइंट टेबल पे भी हम देख रहे हैं नंबर 1 पे स्टैंड कर रही है और बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस उनकी है अभी तक की। और लाहौर के अंदर वो कंसेक्टिव तीसरा मैच भी जीत गए। कल उनका टॉप ऑर्डर शुरू में थोड़ा सा कहना चाहिए कि रैश टॉप खेले, तेज खेलने की कोशिश के अंदर तो डिफरेंट करने की ट्राई कर रहे थे, कोई 1-2 रन आउट भी हो गए, उसकी वजह से वो अच्छा टोटल नहीं कर पाए। बट ऐसी विक्ट्रीज जो आपको मिलती हैं जिसमें आपका बैटिंग ऑर्डर टोटल क्लैप्स कर जाता है, फ्लॉप हो जाता है, और उसमें अगर आप मोमेंटम जो मिलता है फिर नीचे लोअर ऑर्डर की वजह से आपके लिए वो बहुत मोराल बूस्टिंग होता है। और ऐसे सूरत हाल में फिर आपको लगता है कि हम किसी भी सिचुएशन में अगर इधर से जीत गए हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में मैच जीत सकते हैं। तो लाहौर के अंदर के लिए ये बड़ा पॉजिटिव साइन रहा कि वो 57 के साथ आउट होने के बावजूद वो 150 रन बना गए। और सिकंदर रजा की क्रेडिट जाना चाहिए, बड़ी शानदार इनिंग्स थी जो उन्होंने 34 बॉल 71 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उन्होंने हासिल की। तो ये, लेकिन दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर की भी अगर बात करें तो ये बड़ा उनके लिए डिसअपॉइंटेड रहा पूरा सीजन। लास्ट PSL भी इसी तरह ही था और ये भी समहाउ उसी तरह ही चल रहा है। जो रही सी कसर थी वो उनके जेसन रॉय जो थे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं T20 और ODI के, वो नेशनल ड्यूटी के लिए बांग्लादेश चले गए अपनी इंग्लैंड की टीम के साथ। तो उसके बाद तो फिर हमें लगता था कि कहीं ना कहीं इनको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट ऐसी अच्छी पोजीशन में आके अगर मैच लूज कर जाना तो वो फिर आपके लिए काफी क्वेश्चन मार्क आपकी एज ए टीम और इंडिविजुअल बनते हैं। अच्छा इरफान, वैसे मैं कल की परफॉर्मेंस से पहले जब लाहौर कलंदर मैचेस खेल रहा था तो सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे, और कल के मैच के बाद जो ट्विस्ट एकदम आया ऑब्वियसली, तो अब आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे देखिए एज अ प्लेयर? हमने कहा जी, मैंने इससे कहा कि सिकंदर रजा ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और मेरा ख्याल है कि अभी तक की उनकी PSL की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और खासतौर पे जो सर्कमस्टांसेस थे, 57 पे 7 विकेट गिर जाना और उसके बाद अपनी टीम को लिफ्ट अप करना और इतना टोटल मोर देन रीजनेबल टोटल पे खड़ा कर देना, ये एक सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और एज ए टीम भी अगर बात की जाए तो टीम का, जिस तरह मैंने कहा कि ये टीम के लिए भी बड़ा मोरल बूस्टिंग होती है चीज कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है कि आप अगर इस पोजीशन पे मैच जीत फिर किसी भी पोजीशन में मैच जीत सकते हैं। तो ये ओवरऑल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोयटा को जीतना चाहिए। तो रीजन ये है कि आपका एक हंट रहता है कंपटीशन के अंदर, एक उसका इंटरेस्ट रहता है। अगर आपकी स्ट्रेट अवे 4 टीमें टॉप क्वालिफाई कर देंगी, निकली दोनों जीत ही नहीं पा रही, जैसे कराची भी अभी हार्डली 2 मैच ही जीत पाया है, तो फिर आपका वो इंटरेस्ट का लेवल कम हो जाता है। ये मेरा ख्याल है कि ये नीचे वाली टीमें भी उस कंपटीशन के अंदर उसी तरह अपना रोल प्ले करती हैं और आपका जो तगड़ा मुकाबला होता है कि प्ले ऑफ के लिए टीम्स कौन सी जाएंगी, तो वो फिर मेरा ख्याल है ज्यादा स्पेक्टेटर्स के लिए भी ज्यादा ल्योर करती है, बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ मैच को देखते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है इरफान, इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स को किस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीते हैं। सो उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइन, जी कंटिन्यू कीजिएगा। उनको बहुत कुछ तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे पहले उनकी लक को भी तवज्जो देने की जरूरत है। बेचारों के साथ सब कुछ उलट होता जा रहा है। बैटिंग ऑर्डर मेरा ख्याल है मेन मसला अगर बात करें तो सबसे मेन उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, नंबर 3 और 4 का बैट्समैन, वो उनसे सेटल डाउन नहीं हो पा रहे किससे खिलाना है। और वही हमें नजर आ रहा है कि उसके बाद कभी गुप्तल को ओपन करा देते हैं, कभी 3 पे लेके आते हैं, कभी सरफराज खुद आ रहे हैं, एक मैच में हफीज को भेजा, तो वो आपका T20 के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम ही यही होता है कि आपको अपने बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ आपके इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं लोकल, कुछ आपके फॉरेन प्लेयर होते हैं, तो आपको चैलेंज करना होता है। बेसिकली 11 लड़कों का कॉम्बिनेशन खिलाना होता है, फिर एक आपने मर्जिंग को भी खिलाना होता है।
तो उसके अंदर आपकी अगर प्लेइंग 11 नहीं कर पाते आप, और तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंग्लैंड के अंदर अच्छा क्रिकेट खेलना। और जैसे लाहौर के अंदर की हम विकेट्स की बात कर रहे हैं, लाहौर मुल्तान दो ऐसी साइड है जिनको आपको देखते साथ पता चलेगा कि इन्होंने बड़े अर्ली अपनी प्लेइंग 11 डिफाइन कर ली थी कि ये हमारे प्लेइंग 11 के लड़के हैं और यही PSL खेलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है असल मेन गोल होता है हर टीम का, कि लड़कों को चैलेंज करना और अपनी प्लेइंग 11 को पहले ही डिफाइन करना कि ये हमारे लड़के जो है वो नेक्स्ट मैचेस को खेलेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि अभी तक अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस जो है वो थ्रू आउट अमेजिंग रही है, आउटस्टैंडिंग रही है। एक मैच हारे हैं, बाकी जो 6 में से 5 मैचेस थे उन्होंने वो सब मैचेस जीते हैं। पॉइंट्स टेबल पर भी इस वक्त टॉप पोजीशन पर हैं अगर हम देखें 10 पॉइंट्स के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक, प्ले ऑफ मैचेस के लिए राह हमवार हो गई है लाहौर कलंदर्स की? अभी ऑफिशियली तो नहीं उन्होंने क्वालिफाई किया, बट मोस्ट लाइकली लग रहा है कि उनका सामना हो चुका है। और दूसरा ये है कि वो कोशिश नहीं करेंगे कि टॉप पे ही इसको खत्म करें अपने पूल को। की वजह यह है कि अगर वो टॉप पे खत्म करते हैं तो आपके पास प्ले ऑफ के अंदर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाती है एलिमिनेटर की। अगर आपका टॉप पे आपने फिनिश किया हुआ है तो अगर आप मैच हार भी जाते हो एक एलिमिनेटर 1 का, तो फिर आपके पास एलिमिनेटर की ऑप्शन आ जाती है। जो वो मेरा ख्याल है डेफिनेटली वो लाहौर भी चाह रहा होगा, मुल्तान भी चाह रहा होगा कि हम टॉप पे फिनिश करें ताकि हमारे पास प्ले ऑफ के अंदर भी एक सर्वाइवल का चांस हो। तो ये मेरा ख्याल है कि हर टीम से एक एफर्ट है। लाहौर के अंदर ने जहाँ से PSL का जर्नी को खत्म किया था, इस PSL को भी उधर से कंटिन्यू किया, तो ये लाहौर के लिए एक बड़ा साइन। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है फाइनल टाकरा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का ही होगा अभी तक जो बाकी टीमों की परफॉर्मेंस देखें। तो ठीक कह रहे रोमा, अभी रियलिस्टिकली तो जो स्टैट्स हमें नजर आ रही है, सिचुएशन नजर आ रही है, उसमें तो यही लग रहा है कि ये दोनों टीमें जरा स्टैंड आउट कर रही हैं और परफॉर्मेंस भी इनकी और इनके प्लेयर्स की बहुत जबरदस्त है। तो समहाउ यही फील ये टीमें फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। एक और चीज़ मैं ज़रा यहाँ पर लाइटर नोट पे मेंशन कर दूँ कि कल इरफान ने फाइनली मुझे VIP लाउंज के टिकट्स मतलब इन्हीं के पास थे, बट इन्होंने ऑफ़र कराई कि हम जा सकते हैं, मेरे पास ही हैं। और फिर कल जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने कहा कि आज के बाद मैंने आपको किसी मैच की कोई सुलह नहीं मारनी। इरफान, ऐसा ना कीजिएगा। चले, थैंक यू सो मच। इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद थे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे रहे थे PSL के मैचेस के हवाले से। अभी शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे और अभी आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं साइकिलिंग चैम्पियन से, जिन्होंने जूनियर साइकिलिस्ट चैम्पियनशिप में 3rd पोजीशन अपने नाम की। पेशावर में साइकिलिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया और इन्होंने इसको विन किया। इसके साथ साथ इन्होंने इस तरह के मुख्तलिफ मुकाबले जो हैं वो भी जीते हुए हैं। रिसेंटली इन्होंने गवादर में भी ऐसी ही एक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया जहां पर इन्होंने 3rd पोजीशन अपने नाम की थी। अभी सिल्वर मेडल भी हासिल कर चुकी हैं, गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं और इसके अलावा इनकी अचीवमेंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। सो स्नेहा खालिद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। स्नेहा, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो स्नेहा, आप सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये पेशावर में होने वाली जो चैम्पियनशिप थी उसमें 3rd पोजीशन अपने नाम की। इससे पहले गवादर में आप सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। सो ये जो साइकिलिंग है ये आपने स्टार्ट कब की और फिर करते 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 मुकाबलों में कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया? 2021 में मैं अपनी कोच को देखती होती थी, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी ना ट्रेनिंग कर रही होती थी। मैं स्कूल आते जाते उनको देखती थी। फिर मैंने उनसे ना रब्ता किया, मैंने कहा मैंने भी साइकिलिंग करनी है। उन्होंने मुझे क्लब में ऐड करवाया। फिर हमारे ट्रायल्स हुए तो मेरी पहली रेस ही नेशनल में हुई, गवादर में जो हुई थी, और 1 साल हो गया मुझे साइकिलिंग करते हुए। अच्छा, 1 साल हुआ है। हाँ। सो अभी आपको 1 साल हुआ, लेकिन 1 साल से पहले ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस वगैरह तो की होगी। नॉर्मली तो हम सबको साइकिल चलानी आती है, बचपन में सीखी होती है हम सब ने ना, लेकिन उसके बाद एक इस अंदाज में चलाना कि आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकें, सो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? ऑब्वियसली मेरे जैसा बंदा या बहुत से और लोग जो साइकिलिंग कर सकते हैं इस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उनके भी तो मेरिट्स कुछ होंगे ना। सो इन चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने के मेरिट्स क्या होते हैं? पहले तो हम लोग मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद मैं ना ज़्यादातर अपना कॉलेज का आना जाना भी साइकिलिंग पे करती होती थी। तो
साइकिलिंग करते करते मेरे कोच हैं जो वो उन्होंने बहुत ट्रेनिंग करवाई है, इस वजह से प्रोफेशनली हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो जब आप साइकिलिंग कर रही होती हैं सो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और आप कितना लंबा ट्रैक हो और कितनी देर में आप उस पर साइकिलिंग कर सकती हैं? एक इंसान का स्टेमिना भी तो होता है ना। मैंने कभी काउंट नहीं किया, मैं जब थक जाती हूँ तब मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती हूँ कि अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा, जब आप थकती हैं फिर आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती हैं? सीरियसली? क्योंकि आपका थकने के बाद जो तब आपका स्टेमिना बनना स्टार्ट होता है, तो तब मैं कहती हूँ अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, उसके बाद मैं जितना कवर कर पाती हूँ वो मेरी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसमें जब आप साइकिलिंग वगैरह करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल लाइक डाइट के हवाले से भी रखना पड़ता है, जिस तरह बाकी सारे जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ द फूड जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, या इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज। सो जब आप जब आपने इस तरह से कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, सो ऑब्वियसली अपने आप को वार्म अप रखने के लिए रोज़ाना आप कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं, और क्या इससे कोई डाइट का भी लेना देना है या डजेंट मैटर? मैटर करती है डाइट। अगर आप ये फास्ट फूड खाते हैं इससे सांस आपका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सांस, अच्छा। हाँ जी, सांस आपका चढ़ जाता है, फिर साइकिलिंग करते वक्त स्टेमिना नहीं आपका बनता, और कोल्ड ड्रिंक पीने से तो वैसे ही स्टेमिना लूज़ होता है। तो मुझे पहले की चीज़ें बहुत पसंद थी, बाद में इनको छोड़ना पड़ा मुझे, और अब तो बिल्कुल नहीं पीती। मेरी कोच बहुत गुस्से होती हैं अगर मैं कभी कर भी लूँ ना ट्राई, तो उन्होंने बहुत गुस्से होती है, 1 वीक ज़्यादा मेरे से ट्रेनिंग करवाती हैं। उनको पता किससे चलता है? उनके साथ ही होती है ना मैं हर टाइम। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जब अभी जो पेशावर में जिसमें आपने 3rd पोजीशन हासिल किया, कितने लोग आपके साथ थे मजीद? मैंने उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया था। ठीक है। और उसमें 3rd पोजीशन आपने गवादर में हाँ हासिल की है और सिल्वर मेडल आपने पेशावर में हासिल किया। ओके। हाँ जी, गवादर में पिछले साल हुई थी और इस साल नेशनल हर साल होती है, तो इस बार पेशावर में हुई है, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उसमें सूबों के बच्चे थे, हर सूबे के, और काफ़ी क्लब्स में भी पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चे तो मैंने काउंट नहीं किए क्योंकि हमें टाइम पे छोड़ रहे थे, 1 मिनट के बाद हर बच्चे को छोड़ रहे थे। कितनी देर की रेस थी, कितने मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लगे? जो एक्चुअली फर्स्ट आई थी, गोल्ड हुई थी, उसका 21 मिनट था और मेरा 22, तो इसलिए 1 मिनट के फ़र्क से हार गए। और कभी तो सेकंड से भी हम लोग हार जाते हैं। यहाँ पे हुई थी ना कायदे आज़म 25 को, और वहाँ पे सिर्फ मेरा इतना फ़र्क था, थोड़ा सा, नैनो सेकेंड्स का इतना, और वो गोल्ड हो गया और मैं सिल्वर। अच्छा, अभी आप कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 2nd ईयर में आई। अभी आप 2nd ईयर में हो? हाँ जी। क्या सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? मैं आईकॉम अकाउंटिंग बैंकिंग की स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो। कि आगे क्या करना चाहते हो? आगे बैंकिंग में जाऊँगी, और कोशिश है कि बाहर स्टडी के लिए चले जाऊँ, क्योंकि अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठीक हो गया। इंटरेस्ट वैसे आपका बैंकिंग और अकाउंटिंग वाली साइड? मेरे बाबा बैंक में है ना, तो अच्छा अच्छा। कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका जहाँ से पढ़ रहे हो? मैं ये गुलबर्ग कॉलेज में पढ़ रही हूँ। सो यहाँ पर भी आपके मतलब होता है ना, आपका क्योंकि ये शौक भी है और आप फिर कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हो, अक्सर कॉलेजेस जो हैं वो आपको स्पोर्ट्स बेस पर भी एडमिशन वगैरह देते हैं, लेकिन जब आपका एडमिशन ऐसे होता है सो वो आपको एक फील्ड भी प्रोवाइड करते हैं, आपकी वहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है। सो अभी आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो आप घर पर अपने कर रहे हो या आपके कॉलेज का भी इसमें कोई रोल वगैरह है? कॉलेज में तो नहीं इतनी हो रही। डू दे प्रोवाइड यू एनी सपोर्ट, कोई किसी किस्म की सपोर्ट कॉलेज वाले? सपोर्ट कॉलेज से बिल्कुल नहीं है, हमें मेरी स्पोर्ट क्लब से है, हमारा क्लब है लव गुड दवदर्स, तो वो हमें पूरी प्रोवाइड्स करता है। उन्होंने अलग एक साइकिलिंग का क्लब बनाया हुआ है, तो वो हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ जिस तरह से अभी नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑब्वियसली इंटरनेशनल भी होते होंगे, लेकिन जब आप नेशनल में पार्टिसिपेट करने जाते हो सो ऑब्वियसली यहाँ लाहौर से आप पेशावर चले गए या गवादर चले गए, सो जो उस पर एक्सपेंस आता है या आपकी एकोमोडेशन या आपका उस स्टे के दौरान खाना पीना, ये कौन बेयर करता है? पर्सनल आपका होता है या आपको क्लब की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है? हमारा क्लब भी नहीं करता, ये हमारे सर हैं, सर अदनान, सर मौसम खान, तो उनकी फेडरेशन है, तो वो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। ये पंजाब वाली हमें वो आने जाने का एक्सपेंस, वहाँ पे रहने का सारा एक्सपेंस वही प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि साइकिलिंग के क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या अपने अंदर चेंजिंग फ़ील होती है, तो क्या आप इस हवाले से क्या कहोगे? साइकिलिंग करने से इंसान बहुत एक्टिव रहता है, और ये आजकल मोटापे के लोग बहुत शिकार हैं, तो इस वजह से मैं तो चाहती हूँ जब मैं बुढ़ी हो जाऊँ तब भी मैं बिल्कुल स्मार्ट हूँ। मतलब आजकल की औरतें इतनी मोटी होती हैं। आजकल कितनी देर आप साइकिलिंग करते हो? आजकल मैं सुबह 5 बजे जब करती हूँ ठोकर वाली साइड पे, तो तब
8 बजे तक वहाँ से आते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेडियम है वेलोड्रोम कज़ाफ़ी स्टेडियम, वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम मेरा तो पूरा दिन ही इन्हीं कामों में लग जाता है, क्योंकि मैं आना जाना कॉलेज में आना जाना भी साइकिलिंग पे ही करती हूँ। अच्छा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, मुझे साइकिलिंग पाकिस्तान में ना बहुत एज है। आजकल जो न्यू जनरेशन है ना, वो देख के बहुत खुश होती है, थम्स अप करती है, बकअप करती है, इससे हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हमारा। अच्छा, जब आप रहते कहाँ हो? मैं योहानाबाद में। ठीक है, आप वहाँ पर रहते हो। सो उसके बाद आप अपनी साइकिल पर आते हो ठोकर तक। हाँ जी। ठोकर से आप ट्रेनिंग करते हो 3-1 घंटे की? हाँ जी। ट्रेनिंग करते करते आप आ गए गुलबर्ग अपने कॉलेज? हाँ जी। ये है आपका रूट होता होगा। अच्छा, कॉलेज से फ्री होके फिर कभी कोच की कॉल आ जाए कि हमारा इवेंट हो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रैक का, वो आप सारा सफ़र साइकिल पे करते हो? तो मुश्किल नहीं होती? नहीं, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप देखो ना कि आप कहाँ एरिया ठोकर से आप गुलबर्ग तक अगर डेली आ रहे हो, कितना टाइम लग जाता आने में? कभी नोट किया? 30 मिनट्स लगते हैं मुझे गुलबर्ग तक आने में। 30 मिनट्स तक आपको साइकिल पे ये वक्त लगता है? हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है, वरना नॉर्मली अगर किसी को अव्वल तो उससे साइकिल चलाई ना जाए, अगर किसी को कह दिया जाए कि आप ठोकर से गुलबर्ग तक आएँ, और ये 30 मिनट्स अभी जो लोग अगर हमें ऐसे देख रहे हैं जिनको ये आइडिया नहीं इसके डिस्टेंस का, सो मेरे ख्याल में तकरीबन गाड़ी पर आपके 30 या 35 मिनट्स लग जाएंगे। सो साइकिल पर सो मेरे ख्याल में फिर आपकी स्पीड भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। करनी पड़ती है। और ये हाउ मेनी डेज अ वीक, कितने दिन आपकी यही रूटीन होती है? मैं मुसलसल ट्रेनिंग जितनी छोड़ दें आप लोगों को स्टेमिना उतना ही लूज़ हो जाता है, तो मैं तो पूरा साल ट्रेनिंग छोड़ती नहीं हूँ किसी भी दिन। तो हम डेली करते हैं, डेली रूटीन पे, कोई इवेंट हो या ना हो। वैसे तो पूरा साल ही इवेंट कोई ना कोई आता रहता है, तो इसलिए हम पूरा साल ही ट्रेनिंग करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे इंटरनेशनली जो चैम्पियनशिप्स होते हैं उसमें आप कोई इरादा रखते हो पार्टिसिपेट करने का, इफ़ यू गेट द चांस? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि आगे जब साइकिलिंग में मैं आगे जाती हूँ तो मैं इंटरनेशनली आगे जाकर परफॉर्म करूँ, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला पर करम करे, और जो आप करना चाहती हैं, जिस तरह से ये आपकी दिली ख्वाहिश है, सो आई विश एंड आई प्रे कि आप इसमें कामयाब हों। सो थैंक यू सो मच स्नेहा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉलेज जाती हैं अपनी साइकिल पर, और वो भी ठोकर से। सो ये एक बड़ा लंबा डिस्टेंस बनता है, लेकिन सही है अगर आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, प्लस आप जो कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में भी एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलना चाहते हैं, सो ये उसके लिए एक अच्छी चीज़ है। अच्छा व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करनी है जो कि रवीज़ा राजपूत की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कुछ ऐसा दिखाया गया है जनाब कि एक टेक्सटाइल से बिलोंग करती एक लड़की है जिसने अपने बाप की पान शॉप उसको संभाल ली है। कैसे संभाली है और कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है, आइए चलकर देखते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी काबिल बेटी से करवाने जा रही हूँ जिसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसने अपने वालिद साहब की पान शॉप रन करना स्टार्ट कर दी। मेरे बाबा की डेथ हो गई है, मेरी मामा की भी डेथ हो गई है, तो इस वजह से जो है मेरे पास फर्दर स्टेप जो था यही था कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। अल्लाह ताला की इस चीज़ में रजामंद ना होते तो फिर मैं ये कैसे कंटिन्यू करती। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रवीज़ा राजपूत। व्यूअर्स, जहाँ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, खवातीन के बिजनेसेस की, या उन कामों की जो खवातीन इनिशिएटिव लेती हैं या हिम्मत करती हैं या किसी भी मजबूरी के तहत स्टार्ट करती हैं। उसमें हमें बिजनेसेस में बेशुमार बिजनेसेस नज़र आते हैं, जिसमें सबसे पहले जहन जाता है सिलाई कढ़ाई की जानिब, ब्रांड्स की जानिब, कुकिंग की जानिब, फ्रोज़न फूड की जानिब या ऑनलाइन बिजनेसेस की जानिब। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी हुनहार, ऐसी काबिल, एक बहादुर बेटी से करवाने जा रही हूँ जिसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसने अपने वालिद साहब की पान शॉप रन करना स्टार्ट कर दी। जी मैं बात कर रही हूँ किंजा की, लाहौर की ये रहायशी हैं। इन्होंने, इनके वालिद साहब पिछले 20-21 साल से लाहौर होटल के करीब एक पान शॉप चला रहे थे। उनके इंतकाल के बाद बच्ची ने देखा कि अखराजात को किस तरह रन करना है। अचानक से वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर ये 3 बहनें, इस बहन ने जिम्मेदारी ली, अपने वालिद का बेटा ये पहले से ही थी, और इन्होंने अपने वालिद साहब की ये शॉप चलाना स्टार्ट कर दी। आइए इनकी जानिब चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस महंगाई के दौर में और इस एक जैसा हमारा माशरा है और जिस तरह की बिजी रोड है, हर तरह के लोग होते हैं, इतने मुश्किल से एटमॉस्फेयर में ये कैसे ये काम कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ रहिए।
जी व्यूअर्स, किंजा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और इतने खूबसूरत इनिशिएटिव, साथ में मुश्किल भी मैं कह दूं, इतना डिफिकल्ट और इतना रेयर किस्म का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, एक नया काम स्टार्ट किया। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सो यंग, प्रीटी कूल गर्ल, छोटी सी आप लग रही हैं, प्यारी सी। इतना मुश्किल काम कैसे स्टार्ट कर? बस मजबूरी थी, इस वजह से किया स्टार्ट इस चीज़ को। क्या मजबूरी? मेरे बाबा की डेथ हो गई हुई है, मेरी मामा की भी डेथ हो गई हुई है, तो इस वजह से जो है मेरे पास फर्दर स्टेप जो था यही था कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं और अपने बाबा के काम चलूं। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अल्लाह ताला की तरफ से। घर में बड़ी है? नहीं, मेरे से बड़ी एक सिस्टर है, उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरे से छोटी एक सिस्टर है। मतलब आप लोग 3 बहनें हैं? जी, हम 3 सिस्टर्स हैं। और अभी भाई नहीं है? इन ब्लड रिलेशन नहीं है, वैसे मेरे साथ भाई खड़े होते हैं यहाँ पर, तो वही जो है मतलब कि शॉप पर काम वगैरह वो मेरे साथ करते हैं। किंजा, मुझे ये बताओ कि जब हम खवातीन की बात करते हैं और कभी बिजनेस उन्होंने करना हो तो उनके जहन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कुकिंग कर लें, सिलाई कढ़ाई स्टार्ट कर दें, या फिर ऑनलाइन बिजनेस की जानिब वो आ जाती हैं। आपने इतना मुश्किल काम कैसे शुरू कर दिया? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सिलाई कढ़ाई में जो है इंटरेस्ट नहीं है, और उसके अलावा जो है ना कुकिंग में भी नहीं है? कुकिंग में भी नहीं है। और फिर उसके बाद दरअसल बात इस तरह है कि मैंने जो ना अपने मेरे बाबा के बीमार होने से पहले भी मैं यहाँ पर शॉप पर आती थी और यहाँ काम वगैरह करती थी, तो मैंने अपने बाबा के साथ यहाँ पे ये वाला काम सीखा हुआ था। तो जब बाबा बीमार हुए थे 2019 में, तो जो है उसके बाद से फर्दर मैंने ही इस चीज़ को जो है हैंडल किया था, और फिर जब बाबा की डेथ हुई तो फिर इस चीज़ को मैंने ही कंटिन्यू किया। ये इन्होंने जी अपने वालिद का हमेशा बेटा बन के दिखाया है, और बस अल्लाह के हुक्म के आगे क्या कह सकते हैं कि ये खूबसूरत कदम देखने के लिए वो दोनों नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये अभी भी